स्टूडेंट्स, आज हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख रहे हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन हम सीख रहे हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की दो विधि है। कौन सी विधि है? दो मेथड है, दो विधि है। एक है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरी विधि है अर्ध अभिक्रिया विधि। तो रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरा मेथड है अर्ध अभिक्रिया विधि। तो आज हम ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो कुछ नियम हैं, कुछ स्टेप हैं, जिस स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। तो पहले तो हम पढ़ते हैं नियम और उसके बाद हम एक अभिक्रिया लेंगे और उसको संतुलित करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है, पढ़ते हैं हम कि सबसे पहले तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं? सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के सही सूत्र लिख लेते हैं। अभिक्रिया में क्या करते हैं? सूत्र लिख लेते हैं। अभिकारक जो प्रोडक्ट है उसका क्या लिख लेते हैं? अभिकारक और उत्पाद के सूत्र। तो पहला काम है कि हमें अभिक्रिया में ऐसा नहीं लिखा होगी कॉपर सल्फेट, ऐसे लिख दें हम कि ये सल्फेट नहीं, SO4 माइनस लिखना पड़ेगा, SO4-2 सल्फेट आयन की बात हो रही है। तो सल्फेट आयन देने की हिंदी में लिख दिया हमने सल्फेट आयन, नहीं। तो अभिक्रिया का क्या पता होना चाहिए हमें? सभी अभिकारकों और उत्पादों के सही सूत्र पता होना चाहिए और लिखने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि हम सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के सही सूत्र लिखेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? अभिक्रिया में सभी तत्वों के परमाणुओं को लिखकर अभिक्रिया में पहले अभिकारक और उत्पाद का सही सूत्र लिख देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए दूसरा स्टेप कि अभिक्रिया के सभी तत्वों के परमाणुओं को लिखकर उन परमाणुओं को पहचानेंगे जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरा स्टेप क्या है? हमको उन परमाणुओं को पहचानना है जिन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा, या तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उन परमाणुओं को हमें पहचानना है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम सुनिए। अब मान लिया कि किसी तत्व की कोई परमाणु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही, हमने पहचान लिया कि इस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही। अब हमने दूसरी चीज भी पहचान ली कि इस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो हम पहचान लिया। अब हमें यह देखना है कि कितनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और कितनी कमी हो रही है, उसको भी ज्ञात करना है। तो देखो लिखा है प्रत्येक परमाणु तथा पूरे अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, जितनी वृद्धि हो रही या जितनी कमी हो रही उसकी गणना कीजिए कि 2 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, कि 3 बढ़ रही, कि 4 बढ़ रही, कि 2 ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही। जितनी भी कमी हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में और जितनी भी वृद्धि हो रही है उसकी गणना कीजिए। वापस सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना पढ़ रहे हैं। पहली विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? पहला स्टेप क्या है कि हम अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के सही सूत्र लिख देते हैं। फिर हम अभिक्रिया में उन परमाणुओं को पहचानते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? या तो कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। फिर तीसरे स्टेप में हम यह देखते हैं कि कितनी वृद्धि हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में और कितने की कमी हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में। तीसरे स्टेप में ये करते हैं। अब हमने देख लिया कि मान लो 4 बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कितने की वृद्धि हो रही? 4, और ऑक्सीकरण संख्या में 3 की कमी हो रही। तो हम क्या करते हैं कि जितनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और जितनी कमी हो रही है उसको समान करते हैं। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे? समान करने के लिए गुणा कर देंगे। मान लिया कि किसी अभिक्रिया में एक तत्व है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में 4 की वृद्धि हो रही और एक दूसरा तत्व है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में 3 की कमी हो रही। तो हम चाह रहे हैं कि जितनी वृद्धि हो रही उतनी ही कमी हो, समान हो जाए। तो हम क्या करें? उसमें 3 का गुणा कर दें, उसमें 4 का गुणा कर दें। तो यही बात वो कह रहे हैं कि हम ये ज्ञात कर लें कि कितनी वृद्धि हो रही है और कितनी कमी हो रही। फिर हम इस वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी को क्या करें? समानता ना हो। अगर समान है तो कोई बात नहीं, और समान नहीं है तो उपयुक्त संख्या से गुणा कर दें। गुणा करके क्या कर दें? समान बना दें। किसको समान बना दें? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और ऑक्सीकरण संख्या में कमी को समान बना दें हम गुणा करके। ठीक है, अब क्या लिखा है?
चौथा स्टेप, यह भी निश्चित कर लें कि यदि अभिक्रिया जलीय माध्यम में हो रही है, अभिक्रिया कौन से माध्यम में हो रही है, जलीय माध्यम में, तो हम क्या जोड़ेंगे, या तो H+ जोड़ेंगे या OH- आयन जोड़ेंगे, और उपयुक्त स्थान पर जोड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में जोड़ना है कि राइट हैंड साइड में जोड़ना है। और ये जैसे ही हम H+ और OH- आयन जोड़ेंगे तो इनसे क्या हो जाएगा, अभिकारकों और उत्पादों का कुल आवेश बराबर होना चाहिए। हम H+ और OH- आयन को जोड़ेंगे उपयुक्त स्थान पर, लेकिन कैसे जोड़ेंगे कि अभिकारकों का आवेश और उत्पादों का आवेश क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है। और यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो हम H+ आयन का उपयोग करेंगे, और यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो हम OH- आयन का उपयोग करेंगे। अभी हम अभिक्रिया आपको संतुलित करके दिखाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी आप नियम पढ़ते चलिए। अब हमने कहा कि अभिकारकों या उत्पादों में जल अणु जोड़कर व्यंजक से दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक समान बनाइए। मान लो कि हमने अम्लीय माध्यम में हो रही थी तो हमने H+ आयन जोड़ दिया, तो हमें H आयन को भी संतुलित करना है ना, तो हम उसके लिए क्या जोड़ेंगे, जल का अणु जोड़ेंगे। यदि OH भी जोड़ा तो अभी हम जल का अणु जोड़ेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब H+ और OH- आयन जोड़ने पर या तो H+ आयन जोड़ेंगे या OH- आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा, आवेश संतुलित हो जाएगा। जब आवेश संतुलित हो जाए H+ और OH- आयन को जोड़ने पर तो हम H2O का अणु जोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो जाएगी। फिर हम लास्ट में ऑक्सीजन की भी संख्या चेक कर लें कि समान है कि नहीं है। ठीक है। इस प्रकार आप इस स्टेप से आप काम करेंगे तो आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब एक उदाहरण हम पढ़ते हैं। पहला उदाहरण यहां पर एक दिया गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ये है K2Cr2O7 की सोडियम सल्फाइड Na2SO3 से अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराओ। किसकी, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड Na2SO3 से करवाओ अम्लीय माध्यम में। तो कह रहे हैं क्रोमियम आयन बनता है, क्रोमियम 3rd आयन बनता है, और क्या बनता है, सल्फेट आयन बनता है। इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फाइड की जब हम अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो क्रोमियम 3rd बनता है, आयन बनता है, और सल्फेट आयन बनता है। इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि अभिक्रिया को लिख लो आयनों के रूप में, तो हमने यहाँ लिख लिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट था तो उसको आयनों के रूप में लिखा, तो K+ निकले, 2 K+, तो K2Cr2O7 पर क्या आ गया, 2- आ गए। यहां से 2 Na+ निकल गए तो SO3 पर क्या आ गया, 2- लिख दिया। इस यहां से निकाल आया, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है हमारा, क्रोमियम 3rd, तो हमने क्रोमियम 3rd लिख दिया। और क्या बन रहा, सल्फेट, तो सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2, तो हमारी अभिक्रिया बन गई। अब ये अभिक्रिया को हमने लिख लिया, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में यही था कि अभिक्रिया में सभी अभिकारकों और उत्पादों के सही सूत्र लिख दो, तो हमने सभी सूत्र लिख दिए, अभिकारकों के भी और उत्पादों के भी लिख दिए। पहला स्टेप हो गया। अब हमने जब पहला स्टेप कर लिया तो अब हमें क्या काम करना है, उन परमाणुओं को पहचानना है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे, तो हम पहले निकाल लेना सबकी। अब देखिए यहां से देखिए, अब आप ये अभिक्रिया हो लिख ली हमने, ये अभिक्रिया लिख ली। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है, तो हम सबसे पहले ये पहचानेंगे कि कौन से तत्व परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और किसमें कमी हो रही। तो इसको पहचानने के लिए हमें सबसे पहले इनकी निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ Cr की निकालते हैं, तो यहाँ रफ काम कर लेते हैं यहाँ अलग से। ठीक है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं Cr2O7 में Cr की, कितनी मान लें हम इसको, X, तो कितने सी क्रोमियम है, 2, तो 2X हो गया, और प्लस के 7, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो 7 गुणे -2, और बराबर में बीजीय योग 0 नहीं करेंगे क्योंकि -2 आयन है तो -2। सॉल्व कीजिए तो ये 2X, 7 दूनी -14 बराबर में -2, तो ये 2X, ये वहां जाएंगे तो प्लस के 12, तो X का मान कितना आया, +6। और जैसे ही X का मान +6 आया तो इसका मतलब है कि क्रोमियम की ON कितनी है, +6। क्रोमियम की ON कितनी है, +6। तो अब हमने यहाँ जाके लिख दिया कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +6। ठीक है। अब हम, ये पहला काम हो गया हमारा। अब हम निकालना है इधर किसकी, सल्फर की। तो यहाँ निकालते हैं, तो सल्फर की निकालना है तो इसको मान लेते हैं X। ऑक्सीजन की -2 होती है, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 से गुणा कर दिया -2 में, बराबर में क्या लिखेंगे, -2। अब हम क्या करें, इसको हल करते हैं, तो X, ये 3 दूनी -6, -2, ये -2 और +6 वहां जाएंगे तो +4 आएगा।
ठीक है, कितना आएगा प्लस का 4, तो प्लस का 4 और प्लस का 4 मतलब ये क्या निकल आया हमारा सल्फर की ON कितनी +4, ये जैसे ही निकली तो हमने यहाँ लिख दिया +4। अब हमें क्या, ये सारा हमारा रफ काम चल रहा है, ठीक है। अब हमें इस क्रोमियम +3 यहाँ तो दिख ही रहा मोनो एटोमिक आयन है ना, मोनो एटोमिक आयन, तो इस पर जितना आवेश होगा तो इसकी कितनी है +3। अब हम यहाँ वाले सल्फर की ओर निकाल दें, इस वाले सल्फर की, तो ये इसको माना हमने x, कितने ऑक्सीजन 4, तो 4 गुणे -2 बराबर में -2, तो ये x -8 -2, तो ये x का मान आया +6। और ये x क्या है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन किसमें, सल्फेट आयन में, तो SO4 माइनस में सल्फर की ON कितनी है +6, ठीक है। तो ये कितनी निकल आई +6, और ये सल्फर की ON थी लेकिन किस में, SO3 -2 में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा रफ काम। ये क्या किया हमने, ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी, यहाँ +6 आई, यहाँ +4 आई, यहाँ +3 आई, यहाँ +6 आई। तो ये हम रफ में कर सकते हैं, बस सीधे यहाँ लिख सकते हैं। आप करना चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं, वरना इस काम को करके यहाँ लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण संख्या आई। अब आप देखिए किस तत्व में की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही, तो देखें कि क्रोमियम का +6 था और अब कितनी हो गई +3, कितनी हो गई +3, ठीक है। और सल्फर की देखो यहां से आप देखेंगे तो क्रोमियम की पहले +6 थी और अब कितनी हो गई +3, तो हमने क्रोमियम परमाणु को फाइंड कर लिया। दूसरे स्टेप में हमें यही तो देखना था कि किस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा, तो एक तो क्रोमियम में हो रहा, दूसरा सल्फर में हो रहा। यदि आप ऑक्सीजन की निकालोगे तो यहाँ भी -2 निकलेगी, यहाँ भी -2 निकलेगी, यहाँ भी -2 निकलेगी। तो ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी कुछ भी नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, आप निकाल के देख लेना। तो यहाँ 6 से कितनी हो गई +3, तो यहाँ पर ON में हुई कमी, और भी कितने की कमी हुई, तीसरा स्टेप भी हम कर लेते हैं, कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई। और यहाँ +4 से +6 हुई, तो ये क्या हुई हमारी ON में वृद्धि, और कितने की वृद्धि हुई +2 की, ठीक है। तो कमी हुई 3 की और वृद्धि कितने की हुई 2 की, प्लस नहीं लगाने की आवश्यकता है, लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से पता चल रहा कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 थी लेकिन बाद में कितनी हो गई +3, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ, कमी हुई, कितने की कमी हुई 6 से 3 हो गई, तो 3 की कमी हुई। जबकि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 4 थी और अभिक्रिया के बाद 6 हो गई, तो वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 2 की। तो आप याद कीजिए कि हमारा क्या बताया था हमने कि पहले अभिक्रिया को लिख लें, हम अभिक्रिया के सभी अभिकार का कारक और उत्पादों का सूत्र लिख लें, फिर हम उन तत्वों को पहचान लें जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ। तो हमने पहचान लिया क्रोमियम और सल्फर। फिर वो कह रहे हैं यदि कमी और वृद्धि का मान समान है तो ठीक है, और नहीं समान है तो हम क्या कर दें, उपयुक्त संख्या से गुणा कर दें। तो हमें इन्हें बराबर करना, 3 और 2 को बराबर करना। आप बताइए कैसे होंगे, 3 में 2 से गुणा कर दें और 2 में कितने से गुणा कर दें, 3 में, तो बराबर हो जाएगा। और वही काम हम कर रहे हैं। ये तो था हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। तो आप लिखते जाना कि दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हमने सर्च कर ली। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। हम इसको यहाँ दूसरा स्टेप कर देते हैं, ये स्टेप नंबर दूसरा, और यहाँ स्टेप फर्स्ट में हम अभिक्रिया फिर से लिख देते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया लिख ली हमने पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी और पहचान लिया कि कौन से परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा, और स्टेप नंबर तीसरा भी कर लिया, कितने की कमी हो रही। स्टेप नंबर तीसरे में लिख लो आप यहाँ पर कि ON में वृद्धि कितने की, 2 की, और ON में कमी कितने की कमी, 3 की। तो किसमें ON में वृद्धि हो रही थी, वो भी किसकी ब्रैकेट में लिख दो, सल्फर में। ON में कमी किसमें हो रही थी, नहीं सल्फर में, हाँ सल्फर में तो वृद्धि हो रही है, और किसमें कमी हो रही थी, क्रोमियम में, ये भी ब्रैकेट में हमने लिख दिया, तो 3। तो इनको समान करने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, समान करने के लिए हम यहाँ 3 से और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से और यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अब याद करो 3 से गुणा करना है समान करने के लिए, तो किसमें गुणा होगा, सल्फर में। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ गुणा हो जाएगा 3 से। तो तीसरे स्टेप में होगा हमारा, ये देखिए ये Cr2O7 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस ये SO3 2 माइनस, और ये
Cr+3 और ये SO4। अब देखिए क्या होता है तीसरे स्टेप में। ON में वृद्धि हो रही थी 2 की और ON में कमी हो रही थी 3 की। इसको समान करने के लिए इसमें 3 का, इसमें 2 का गुणा करना। तो 3 का गुणा कर रहा है वृद्धि को समान करने के लिए। वृद्धि किसमें हो रही थी? सल्फर में। तो कहाँ करेंगे 3 का गुणा? जहां सल्फर लिखा होगा। तो ये यहां करेंगे 3 से गुणा और यहां करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, सल्फर में। कमी किसमें हो रही? क्रोमियम में। तो 2 का गुणा कहाँ कहाँ करेंगे हम? 2 का गुणा कहाँ करेंगे? 2 का गुणा करेंगे हम यहां। ठीक है, अब वो कह रहे थे चौथे स्टेप में कि हम क्या करेंगे, H+ आयन और क्या जोड़ेंगे? OH- आयन। यदि अभी आप देखिए अभिक्रिया में क्या लिखा है कि अभिक्रिया किसमें हो रही? अम्लीय माध्यम में। और हमने आपको नियम में पढ़ाया था कि यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो हम H+ आयन जोड़ेंगे और क्षारीय माध्यम में हो रही तो OH- आयन जोड़ेंगे। तो ये जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं ये कौन से माध्यम में संपन्न हो रही है? अम्लीय माध्यम में। तो हम क्या जोड़ेंगे? H+ आयन को जोड़ेंगे। तो H+ आयन हम किस तरफ जोड़े? तो हमें H+ आयन जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आवेश को संतुलित करना है। तो हम पहले तो फिर से अभिक्रिया लिख लेते हैं जो हमारी बन गई थी। अब तीसरे स्टेप के बाद Cr2O7 2- और ये 3SO3 2- और ये क्रोमियम 2 3+ और ये 3SO4 2-। ठीक है, ये थी हमारी अभिक्रिया तीसरे स्टेप के बाद। तो इस अभिक्रिया में हमें H+ आयन जोड़ना है। और किस लिए जोड़ना है? आवेश को संतुलित करने के लिए। तो हम आवेश निकालना और सिखा दें आपको। आवेश निकालना देखिए आप, यहां कितना आवेश दिख रहा? -2। ये भी रफ काम है। आवेश कितना दिख रहा? -2। यहां कितना दिख रहा? -2। लेकिन बाहर कितना लगा? 3। तो 3 दूनी 6, तो -6। ठीक है, तो कितना हो गया? -6 और -2 बराबर है -8। ये किस तरफ का आवेश है? इस तरफ का आवेश है, ये लेफ्ट हैंड साइड का। अब इस तरफ आवेश देखिए, प्लस का 3 आवेश दिख रहा है लेकिन बाहर कितना लगा? 2। तो ये क्या हो गया? +6। यहाँ कितना आवेश दिख रहा? -2 लेकिन बाहर कितने अणु हैं? 3। तो 3 दूनी 6, तो -6। तो ये कितना हो गया? 0। ये भी आवेश है। तो ये आवेश है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और ये आवेश है हमारा राइट हैंड साइड का। तो क्या देखा आपने कि लेफ्ट हैंड साइड का आवेश -1 है और राइट हैंड साइड का आवेश 0 है। लेफ्ट हैंड साइड का आवेश -8 है और राइट हैंड साइड का आवेश 0 है। तो हमें किसको क्या करना है? समान करना है। तो यदि हम H+ आयन अम्लीय माध्यम में हो रहा है, स्टेप 4, अब हम करते हैं स्टेप 4। ये रफ काम मन में करते जाते हैं। तो स्टेप 4 में हमें H+ आयन जोड़ना है। किस तरफ? H+ पर क्या है? प्लस होता है। तो यदि हम यहां पर 8 H+ आयन जोड़ दें इस तरफ, तो जैसे ही 8 हम जोड़ेंगे तो ये +8 इसको मिलेंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? समान। बात को समझिए, हमने जब यहाँ आवेश काउंट किया तो ये -2 आवेश, ये भी -2 लेकिन 3 बाहर लिखा तो -6। तो -6 और -2 -8 आवेश इस तरफ है। इस तरफ देखो तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 और 3 दूनी 6 लेकिन माइनस का 6, तो 0 आवेश है। यहाँ -8 आवेश है और यहाँ 0 आवेश है। और ये अभिक्रिया हो रही अम्लीय माध्यम में संपन्न। तो हमें जोड़ना क्या है? H+ आयन जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो रही? अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है। तो यदि हम H+ आयन इस तरफ 8 H+ आयन जोड़ दें, मान लो 8 H+ आयन जोड़े तो हमें 8 क्या मिल जाएगा? प्लस का मिल जाएगा। जैसे ही हमें 8 प्लस का मिला तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहां भी 0 और यहां भी 0, क्योंकि नियम में लिखा था कि H+ आयन हम जोड़ेंगे तो, लेकिन उससे क्या होगा? कुल आवेश बराबर हो जाएगा। तो हम H+ आयन जोड़ देते हैं इस तरफ। तो ये थी हमारी अभिक्रिया। ये थी हमारी Cr2O7 2- 3SO3- और ये था हमारा Cr+ और ये 3 सल्फेट आयन। अब हम यहां जोड़ रहे हैं ये। ठीक, इससे क्या हुआ? हमारे आवेश क्या हुए? बराबर होगा। जैसे ही हमने ये 8 H+ आयन जोड़े तो आवेश क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आवेश बराबर हो गया। 5वें में वो क्या कह रहे हैं कि जब आपकी आवेश बराबर हो जाए तो आप H2O अणु जोड़ दें हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए। तो पहले तो हम अभिक्रिया लिख लेते हैं। ये स्टेप नंबर 5, ये Cr2O7 2- ये 3SO3 2- ये
प्लस आयन और ये क्रोमियम प्लस 3SO4 2 माइनस। अब हमें क्या जोड़ना है, जल का अणु जोड़ना है। तो जैसे ही हम जल का अणु यहाँ पर 8H प्लस आयन जोड़े ना, तो हम उसके आधे जल के अणु जोड़ दें, 4 जल के अणु। जितने H प्लस आयन जोड़ेंगे उसके आधे क्या जोड़ दें, जल के अणु। तो 8H प्लस आयन जोड़ा तो 8 का आधा क्या हुआ, 4। तो हमने 4 जल के अणु जोड़ दिए। अब हमारा हाइड्रोजन तो वैसे ही बैलेंस है कि तो 4 दूनी 8 और यहाँ 8 है ही। अब हमने ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन को हम काउंट कर लेते हैं। ये पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। आप चेक कर लीजिए, क्रोमियम 2 इधर 2 इधर 2 तो लिखा था बेटा, ये 2 चले आ रहे थे, ये 2 हमारे ये भूल गए हम ऊपर से लिखना, ये 2 और ये 2। अब हम देखें सल्फर को, 3 यहाँ 3 यहाँ। हाइड्रोजन देखो 8 यहाँ, 4 दूनी 8 यहाँ। अब ऑक्सीजन देखो 7 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। यहाँ देखो तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो 9 और 7, तो 9 और 7 कितने हुए, 16 ऑक्सीजन। अब आप यहाँ काउंट कीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 ऑक्सीजन। O एक है यहाँ, तो 4 O होगा यहाँ पर, तो 12 और 4 16 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारी पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब आप नियम पढ़ते जाइए और संतुलित करते जाइए। स्टेप बाय स्टेप भाषा लिखी है किताब में, तो किताब के अनुसार भाषा लिखते जाएंगे आप।